से बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध भड़कने वाला है इजराइल और लेबनान के बीच में। इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव बढ़ गया है, तनाव एस्केलेट हो गया है और उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की गोलाबारी सामने आई है। हिजबुल्लाह की गोलाबारी उत्तरी इजराइल पर सामने आई है। ड्रोन रॉकेट से आईडीएफ ठिकानों पर अटैक किया गया। आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि इजराइल लेबनान के बीच युद्ध कैसे होगा और साथ ही कब होगा। यह युद्ध के लिए जानना बहुत जरूरी है। गाजा के बाद लेबनान इजराइल करेगा हैरान, कैसे होगा हमला ये आप जानिए। आप देखिए, इजराइल की तरफ से पूरे लेबनान पर बमबारी की जाएगी। लेबनान क्या करेगा, मैदान में उतरेगी हिजबुल्लाह ब्रिगेड। जो जानकारी सामने लगातार हिजबुल्लाह की ब्रिगेड इजराइल के इंस्टॉलेशन पर हमला कर रही है। इजराइल की तरफ से बॉर्डर से मिसाइल हमला किया जाएगा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, लेबनान के ऊपर। लेबनान की तरफ से रॉकेट और मिसाइल के जरिए आईडीएफ के खिलाफ हमला बोला जाएगा। यह जानकारी आ रही है। अचानक शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से। लेबनान की तरफ से क्या तैयारी है, गुप्त टनल से इजराइल में घुसपैठ की जाएगी, यानी हमास की तरह यहां पर भी गुप्त टनल का नेटवर्क है। इजराइल क्या करने वाला है, ड्रोन से गुप्त अड्डों पर अटैक की तैयारी है इजराइल की तरफ से। उधर लेबनान जवाब देगा गुरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ। अब कब होगा यह हमला जान लीजिए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के अमेरिका से वापस आते ही यह हमला संभव हो गया है, क्योंकि अमेरिका दौरे से वापस लौटे योआव गैलेंट। ईरान में नए राष्ट्रपति का ऐलान होते ही हमला हो सकता है। जानकारी ये सामने आ रही है। नई वॉर कैबिनेट बना सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जिस तरह से हमने देखा था हमास के खिलाफ भी युद्ध में हुआ था। अमेरिका फारस अदन की खाड़ी में ईरान पर शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, यानी दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है। ईरान के आसपास अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बाद हमला संभव है। यह जानकारी अरब देशों को भरोसे में लेकर अमेरिका लेबनान पर हमले को हरी झंडी दे देगा। कुछ इस तरह से तैयारी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय आपसे फटाफट करा देते हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ है। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर राजीव नैन एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा दीपक वोरा सर, क्या लग रहा है, आपने तो पहले बता दिया था कि 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है अमेरिका की तरफ से जो तैयारियां हो रही है, ईरान की तरफ से जो तैयारियां हो रही है, क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? साफ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि हिजबुल्लाह जो है आतंकी संगठन है, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वगैरह कुछ नहीं करता। वो देश नहीं है, कंट्रीज डिक्लेयर करती हैं। वॉर छिड़ चुकी है सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज, गैलेंट साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला था वॉशिंगटन में, बड़ी मजेदार चीज कही थी, हम हिजबुल्लाह को स्टोन एज में भेज देंगे। यही शब्द 2001 में 9/11 के बाद अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से कहा था, हमारा साथ नहीं दोगे, स्टोन एज में भेज देंगे बम मार मार के। दे आर रेडी। मैं फिर कह रहा हूं सर आपसे, 48 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ नहीं होने वाला एक्सेप्ट वॉर। इजराइल लड़ रहा है अपने जमीर के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, वो पीछे नहीं हटेगा सर। बिल्कुल, और वो पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मामला सर्वाइवल का है, एग्जिस्टेंस का है। और देखिए, राफा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग दोनों तरफ से हो रही है, भारी गोलाबारी। आईडीएफ के टैंक बरसा रहे हैं बारूद। आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। टैंक्स के जरिए यह हमला किया गया है और राफा में यह हमला किया गया। आईडीएफ और हमास के बीच ये भयानक जंग चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ। और जो इजराइल आक्रामकता दिखा रहा है उससे ईरान नाराज नजर आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मिशन ने यूएन में चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये युद्ध विनाश का युद्ध होगा, ये ईरान का कहना है। और इजराइल लेबनान का ये युद्ध 5 बड़े संकेत क्या है आपको बताते हैं। पहला संकेत, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज होते चले जाएंगे और ये इसके संकेत मिल गए हैं। दूसरा संकेत, उत्तरी इजराइल में लेबनान ने आईडीएफ के 3 बड़े सेंटर उड़ा दिए हैं। लेबनान ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। तीसरा बड़ा संकेत, हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु सेंटर की रेकी की, इसका वीडियो भी जारी किया। हिजबुल्लाह आप देख रहे हैं सक्रिय है। चौथा संकेत, इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर मारे हैं, ये चौथा संकेत मिल रहा है।
इसके अलावा पांचवा संकेत, यमन में हिजबुल्लाह का सहयोगी हूती एक्टिव है। एक हफ्ते में 3 इजरायली शिप जला दिए गए हैं। तो पहले ही इजराइल हमास से लड़ रहा था और अब हिजबुल्लाह और हूती 2 बड़ी चुनौती हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि अब जो चुनौती है, ये जो 3H है इजराइल के लिए, वो बहुत भारी चुनौती लेकर आ रहे हैं? पहले हमास से लड़ रहा था, उसके बाद हिजबुल्लाह आया और हूती भी एक्टिव नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है ये युद्ध किस चरम पर पहुंचने वाला? देखिए, ये तीनों गुट एक साथ से काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं। मैं ये कहूँगा कि 7 अक्टूबर के बाद जो प्राइमरी उनका युद्ध था वो हमास के साथ था, लेकिन हिजबुल्लाह और हूती काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। ये अब इस समय पर ऐसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह और हूती ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, उनका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया है। और आप देखें, जैसे उन्होंने हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना एक शहर है उसके ऊपर अटैक किया है, वहाँ पे एक इजराइल का बेस है, वहाँ पे कई विध्वंसक अटैक उन्होंने किए हैं। और ये किरियात शिमोना जो है ये है एक द्रूज विलेज, जो कि मुसलमान हैं द्रूज, जो कि इजरायली आर्मी में भी काम करते हैं। तो इसको देखते हुए हिजबुल्लाह ने ये जो विलेज है इसको काफ़ी टारगेट किया है और यहाँ से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट भी किया गया है। तो इनके जो ये अभी हमले हैं बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो गए हैं और मेरे ख्याल से जो इन्होंने वार्निंग वगैरह दी है इजराइल को, मेरे को नहीं लगता कि हिजबुल्लाह भी पीछे हटने वाला है। जब तक उसमें दम है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन और बिल्कुल सर, त्रिपाठी सर, इन वार्निंग्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे। और देखिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी जुड़ गए हैं एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास सब आएंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख है, गाजा से है। गाजा के अल शुजाजिया में भीषण जंग इस वक्त हो रही है। आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ के हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। तो आप देखिए, हमास के खिलाफ लगातार जंग 7 अक्टूबर के बाद से तो इजराइल की जारी है ही, लेकिन अब हिजबुल्लाह के खात्मे की भी तैयारी है। जो आईडीएफ ने हमास पर हमला किया उसकी ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ईरान में एक और बड़ी खबर है, ईरान में संदिग्ध बंदूकधारियों का हमला हुआ है। इस वक्त की जो खबर मिल रही है, अब मतपेटियां ले जा रहे वाहन पर फायरिंग की गई है इन संदिग्ध बंदूकधारियों ने। हमले में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। जी हाँ, तो देखिए, अमेरिका की खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी सामने आई है और जरा कुछ अहम बातों पर गौर कर लेते हैं। क्या है इसमें? देखिए, फ्रंट देखिए, अब इसमें सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि गाजा जो है वो हमास का एक फ्रंट है, पहला फ्रंट है, और सीधे तौर पर 7 फ्रंट का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां से इजराइल पर हमले हो सकते हैं। पहले फ्रंट की हमने बात की, गाजा है वो जहां पर हमास का गढ़ है और वहां से रॉकेट स्ट्राइक लगातार चलती रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईडीएफ जो है वहां से काउंटर करता है। दूसरे फ्रंट की हम बात करें, दूसरा फ्रंट है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक से भी इजराइल के ऊपर हमले होते रहे हैं और यहां पर देखिए कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप जो है वो आईडीएफ के सैनिकों पर हमले करता रहा है। तीसरे फ्रंट की बात करते हैं, लेबनान है तीसरा फ्रंट, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल में विनाश की धमकी दी है। और चौथा और पांचवा फ्रंट सीरिया और इराक है, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुट एक्टिव हैं जो इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले कर रहे हैं। इसी तरह छठा फ्रंट ईरान है, जहां IRGC मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। जबकि सातवां फ्रंट यमन है, यहां से हूती हमले लगातार करते रहे हैं। सवाल यही है कि इन सारे फ्रंट से क्या इजराइल की ताकत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? सुमित, सबसे बड़ा सवाल है, इतने सारे फ्रंट बनाए गए हैं, ज्यादातर में हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या इससे इजराइल की ताकत को रोका जा सकता है? कोई डेटरेंस दिखाई दे रहा है इस इस्लामिक गुट की तरफ से? देखिए, वैसे तो अगर आप इन फ्रंट्स की बात कीजिए तो पॉसिबिलिटी उसी समय से शुरुआत हो गई थी जब गाजा के ऊपर लगातार इजराइल ने हमले किए। और उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ आप देखिए कि हमले इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, हमास की तरफ से किए गए, बल्कि हूती हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, हर फ्रंट पर
इजराइल को ये हमले झेलने पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की मदद के लिए आप कह सकते हैं कि चाहे वो हथियारों की हो या फिर एक लॉन्ग कवर जो लगातार अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, सबसे बड़ा रिलीफ आप कह सकते हैं कि इजराइल के लिए वही है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जब हिजबुल्लाह के साथ वॉर शुरू हुई तब अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को लगातार डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका ये कह रहा है कि हूती और लॉन्ग मिसाइल्स की पूरा कवरअप हम इजराइल को देंगे, लगातार आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर इजराइल को ये पता है कि जब वो हिजबुल्लाह के साथ जंग में कूदेगा तो निश्चित तौर पर ये जितने प्रॉक्सीज हैं ये फिर एक्टिवेट होंगे, लगातार अटैक करेंगे। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस समय अमेरिका बना हुआ है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इजराइल के साथ इस वक्त अमेरिका है और इसी बल पर जो इजराइल है वो तमाम जो वार्निंग्स और तमाम हमलों को झेलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई। क्या है इस रिपोर्ट में? इजराइल लेबनान युद्ध लगभग तय है, यह कह दिया गया है। समझौता नहीं हुआ तो युद्ध तय है। पॉलिटिको के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई, खुफिया विभाग की रिपोर्ट कि इजराइल और लेबनान युद्ध लगभग तय है। यह सर्टन है, समझौता अगर नहीं होता है तो फिर लेबनान और इजराइल किसी भी वक्त युद्ध में झुलस सकते हैं, किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकते हैं। और अब आपको बताते हैं लेबनान से युद्ध और हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए इजराइल किस तरह से तैयारी कर रहा है। युद्ध का नया ये मैदान है और इजराइल का ऑपरेशन लेबनान है। आपको बताते हैं डिटेल में। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के बंकर तैयार कर दिए गए हैं। बंकरों में हथियार, खाने पीने का सामान भर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए बॉर्डर के इलाके पूरी तरह से खाली करवा लिए गए हैं ताकि युद्ध की स्थिति में कोई बड़ा नुकसान ना हो। बॉर्डर पर आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। और देखिए, नेतन्याहू ने एलन मस्क से 1000 सैटेलाइट लिंक भी ले लिए हैं। 12 देशों के नागरिकों को लेबनान से निकालने का आदेश दे दिया गया। डॉक्टर राजीव नयन, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, आपको क्या लगता है ये सब जो तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से, ये सतही है या वाकई कॉन्क्रीट प्लान बना लिया इजराइल ने लेबनान को खत्म करने का, या फिर उनसे जुड़े जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उन्हें खत्म करने का? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स पे तो लगातार हमले हो रहे हैं। चाहे सीरिया के अंदर भी हमले किए हैं इजराइल ने, गाजा के अंदर भी हमले किए हैं और साथ साथ लेबनान के अंदर भी इन्होंने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश हो सकती है उसने किया ही है। लेकिन मान रहा है कि इन कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ा ही ताकतवर ग्रुप के रूप में जो प्रॉक्सीज कहिए, जो भी कहिए, खड़े हैं लोग जिनके पास हथियार भी हैं, जिनके पास क्षमता, सैन्य कहिए या उसे कहिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। इसके माध्यम से इजराइल के दोनों तरफ, उत्तर भी के तरफ भी हमले हो रहे हैं और दक्षिण की तरफ भी हमले हो रहे हैं। तो ये निश्चित ही कोई भी देश हो, चाहे इजराइल हो या कोई भी हो, उसके लिए चिंता का विषय है। अब उसे वह कैसे निपटे, या तो लिमिटेड स्ट्राइक जो कर रहा है वो करे, और नहीं तो थोड़ा ज़्यादा एस्केलेटेड लेवल पर जाए। तो जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, लगता है कि एस्केलेटेड लेवल पर जाएगा। इसकी अपनी एक कॉस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से बातें बोली, उससे लगता है कि वह अभी खामोश नहीं रहा है। उसने भी पहले केवल प्रॉक्सीज के माध्यम से ही नहीं, सीधे सीधे भी उसने मिसाइल्स के माध्यम से उसने हमले बोले हैं। तो बात तो बढ़ेगी ही, और बात बढ़ेगी तो विध्वंसक भी होगी। तो इस बात की चिंता निश्चित ही इजराइल के अंदर भी है। छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा देश है, और उसके अंदर विध्वंसता ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल राजीव सर, और ये वक्त और हालात तय करेंगे। जो आपने बात बोली है कि बात तो बढ़ेगी, इजराइल और लेबनान युद्ध अगर छिड़ता है, लेकिन कहां तक ये बात जाएगी ये देखना होगा। और देखिए, आसिफ रमीज जी भी हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज जी, मैं हवाला लेना चाहूंगा जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह तो तय है कि किसी भी वक्त जो इजराइल और लेबनान का युद्ध है वो छिड़ सकता है। आप मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट होने के नाते जो इस वक्त हो रहा है, जो पोजीशनिंग हो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखें, सबसे पहले बताऊं कि ये स्थिति तो तनावपूर्ण दिख ही रही है पूरी तरह से, और ये आज से नहीं दिनों से दिख रही है। और जैसा हमने देखा कि जब इस तरह की स्थिति होती है, तो एक पहले मैं बताऊं कि वहां पे लगभग 4000 भारतीय भी रहते हैं। और अभी हमने एक एडवाइजरी भी देखी थी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बेरूत में, जिसपे बाकायदा ने ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर्स भी डाले हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग, जो भारतीय, जो हम लोग चूँकि हिंदी में डिबेट कर रहे हैं, और भारतीय जो इंडिया में और या फिर लेबनान से कनेक्टेड होंगे वो भी देख रहे हो, तो स्थिति जो
तनावपूर्ण है। इसलिए ये एक नंबर है जो एडवाइजरी में भी दी गई थी, और वहाँ का कोड है +961, और जो नंबर है वो 760128। जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे भारतीयों के लिए। और वहाँ जो हमारे थे रहमान शेख, वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने खुद उनके साथ काफी चीजें जब वो सऊदी में हुआ करते थे। ठीक है, तो आपने भारतीयों के बारे में जिक्र की। देखिए कुछ ऐसी ही खबर देखिए अमेरिका से भी आई है। युद्ध के मद्देनजर एक्शन में अमेरिका है, और देखिए क्या जानकारी पड़ी वो हम बता रहे हैं दर्शकों को। अमेरिका ने इजराइल रवाना किए हथियार, और लंबे समय से रोके हैं इजराइल के हथियार जो रोके थे उसको रवाना कर दिया है। अमेरिका ने साइप्रस में टेक ऑफ सेंटर की मरम्मत कराई। अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव है। 2 फ्रंट पर देखिए अमेरिका यहां एक्टिव है। जो हथियार रोके गए थे उसको सप्लाई किया, और साथ ही लेबनान और दूसरे जगहों से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है अमेरिका ने। तो ये युद्ध के पूरे संकेत हैं जिसको लेकर अमेरिका भी अब पूरी तरह से एक्टिव, सक्रिय नजर आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास क्या क्या विकल्प इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं लेबनान और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या विकल्प इस वक्त इजराइल के पास मौजूद हैं। पहला विकल्प देखिए, गाजा की तर्ज पर हो सकता है लेबनान ऑपरेशन। जैसे गाजा में धावा बोला इजराइल की तरफ से, वैसा ही हो सकता है। दूसरा विकल्प, लेबनान के सीमित दायरे में घुसकर ऑपरेशन संभव है। बिल्कुल, और देखिए तीसरा विकल्प क्या है, हिजबुल्लाह पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, यानी कि हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक हो सकता है। चौथा विकल्प, सीमा में रहकर हिजबुल्लाह ठिकानों पर भारी गोलाबारी संभव है। हमारे साथ त्रिपाठी सर मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, ये सारे विकल्प तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बियॉन्ड दीज ऑप्शंस इजराइल जाएगा, या फिर एक लिमिटेड तरीके से फिर से ऑपरेशन की संभावना दिखाई दे रही है आपको हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनान को लेकर? रवि देखिए, 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले आप लोगों ने कहा कि एक समझौता अगर नहीं होता, वो क्या समझौता है जो अमेरिका भी चाहता है, इजराइल चाहता है कि एक बफर जोन हो सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल के बीच में, जिसमें जो है पीछे हटे हिजबुल्लाह, उस बीच में कुछ भी नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं हो। वो चीज़ नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, जो लड़ाई हिजबुल्लाह और इनके बीच में है 1978 से चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, कभी ना कभी ये चलती रही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण एंगल आपने बोला अभी साइप्रस का, साइप्रस के लिए को हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि अगर उसने अपने इलाका इस्तेमाल होने दिया लेबनान पर लड़ाई के लिए, तो सीधा हमला करेगा साइप्रस पर। और ये चीज़ जब साइप्रस ने भी बोला है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो साइप्रस नाटो का मेंबर है, यूरोपियन, फिर इसका मतलब ये जो है लड़ाई आगे फैल सकती है। अगर साइप्रस की बात हुई, साइप्रस पर और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई छिड़ी। बाकी जहाँ तक इजराइल का है, इजराइल यही चाहेगा कि जितना लिमिटेड कर सके, क्योंकि वो स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। राफा उधर साउथ में, इधर नॉर्थ में आ रहा है, तो मुश्किल तो है। मुझे नहीं लगता, दीपक बोरा साहब, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें, क्या अमेरिका की भूमिका यहाँ पर अहम है? अमेरिका क्या चाहता है? क्योंकि पहले ही वो कह चुका है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के जो भी इजराइल के खिलाफ होगा हम उस पर अटैक करेंगे। अमेरिका को कहाँ देखते हैं आप इस वक्त? अमेरिका जो भी करना चाहता है, पहली बात तो ये है कि वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं जो पहले उसके पास होती थी। लेकिन जो जूइश लॉबी है यूनाइटेड स्टेट्स में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे विशेषज्ञ जानते हैं, बहुत पावरफुल है। वो कभी नहीं होने देंगे कि अमेरिका न्यूट्रल स्टांस रखे जब इजराइल के जीवन पर खतरा है। मेरी तो एक ही दुआ है मैम, सब एक दूसरे को वार्निंग्स दे रहे हैं, काश कि ये वॉर ऑफ वार्निंग्स रहे, ये वॉर ऑफ वेपन्स ना बन जाए। लेकिन इसमें सर्वनाश होगा सबका मैम। मिडिल ईस्ट इज आर्टिफिशियल, मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा मैम। ये सर आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि अगर ऐसा होता है, वार्निंग से आगे अगर युद्ध में तब्दील होता है, तो मिडिल ईस्ट खत्म होता नजर आएगा। सर एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, इसका हम रुख कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जंग के पहले इजराइल को विनाशक बम दिया गया है। इजराइल को अमेरिका देगा विध्वंसक बम। 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को अमेरिका तैयार बैठा है। 500 पाउंड के 1700 बमों का मई में बाकायदा इजराइल के साथ समझौता हुआ था। राफा हमलों की वजह से इस शिपमेंट को रोक दिया गया था,
लेकिन अब आप देखिए 500 पाउंड के बम की सप्लाई करने के लिए अमेरिका तैयार है। आप समझिए कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच किसी भी वक्त फुल फ्लेजेड वॉर अगर छिड़ जाती है तो फिर कितना बड़ा विध्वंस होगा, क्योंकि 500 पाउंड के बेहद विध्वंसक शक्तिशाली बम, 1700 बमों का शिपमेंट होना है, जो मई में समझौता हुआ था इजराइल और अमेरिका के बीच राफा हमलों की वजह से। हालांकि क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे राफा हमले में आम लोगों के भी मारे जाने के, इसके बाद इन बमों की सप्लाई को रोका गया था, लेकिन अब ये दिए जाएंगे इजराइल को। और आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका देगा महाबम। देखिए अमेरिका लगातार सपोर्ट में है। कुछ और डिटेल्स में बताते हैं। हिजबुल्ला जंग से पहले इजराइल को यह हथियार मिलेंगे। 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को तैयार हो गया है अमेरिका, एक्टिव भी हो गया है। 500 पाउंड के 1700 बमों का मई में समझौता हुआ था अमेरिका के साथ। बिल्कुल, राफा में हमलों की वजह से रोकी गई थी ये शिपमेंट, और 2000 पाउंड के 1800 बमों पर भी चल रही है बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो जिस बात का डर है, जिस बात की आशंका है, वो हो जाएगा, यानी कि महाविनाश का बिगुल बच जाएगा। और देखिए ईरान से नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला, एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ इजराइल के हाइफा शहर पर हमला हुआ है। इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप का इजराइल पर हमला, और रेसिस्टेंस ग्रुप और हूती का जॉइंट ऑपरेशन। तो इराक से भी हमले हो रहे हैं और नॉर्थ इजराइल पर यह अटैक किया गया है। नॉर्थ इजराइल से हाइफा शहर पर अटैक किया गया है इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप का, इजराइल के ऊपर यह अटैक। और आपको बता दें कि हूती ने इजराइल पर एक साथ 2 हमले किए हैं। पहला हमला इजराइल के हाइफा पोर्ट पर किया गया है। यहां हूती और इराक रेजिस्टेंस ने साझा मिसाइल ऑपरेशन किया। दोनों संगठनों ने हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। हाइफा में तैनात इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं रोक पाया, और इन हमलों में हाइफा पोर्ट पर खड़े कई मालवाहक जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। हाइफा पोर्ट पर यमन से हूती का पहला हमला हुआ जो नाकाम रहा, लेकिन दूसरा हमला कामयाब हो गया। हूती ने दूसरा हमला लाल सागर में होइदेदा से किया है। होइदेदा से ड्रोन और समुद्री ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों में इजरायली मालवाहक जहाज ध्वस्त हो गया। हूती के समुद्री ड्रोन सिजोय नाम के मालवाहक जहाज से टकराए, और फिर हूती के हमलों से 3 दिनों में इजराइल का दूसरा मालवाहक जहाज ध्वस्त हो गया। और देखिए हूती के हमले को लेकर एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हूती ने 2 दिन में किया है 2 मिसाइल टेस्ट। हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया। यमन में बनी है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, और हूती हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट के आसार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और हूती भी ये जानता है और इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया है। यमन में बनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका टेस्ट किया गया है। तो हूती विद्रोहियों के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल की भी ताकत आ गई है। तो हूती की ये हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्ति है और शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। हूती ने इस मिसाइल से लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है हादिम 2, और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। हूती का दावा है कि इसे उसी की मिलिट्री फैसिलिटीज में डिजाइन किया गया है। हूती ने हादिस 2 से 26 जून को इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया। इजराइल के इस जहाज का नाम MSC सरावी है। ये इजराइल का जहाज है और हमले के वक्त ये लाइबेरिया के लिए काम कर रहा था और इस पर लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ था। सुमित, मैं आपसे और डिटेल में समझना चाहूंगी, जिस तरह से हूती एक्टिवेटेड है इस जगह पर, तो यहाँ पर लड़ाई कितनी खतरनाक है? देखिए, सबसे पहले तो आप मानिए कि हूती का खतरा एकदम से नहीं हुआ। हूती को लगातार ईरान की तरफ से लंबा सपोर्ट मिला। ये भी कहा जाता है कि हूतियों के लिए ईरान ने खासतौर पर जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो डेवलप किए, जहां उन्होंने अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय की। और अभी ये है कि हूतियों के पास एक बड़ा जखीरा है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, और ये खतरा अब अमेरिका को भी दिखने लगा है। खासतौर पर अमेरिका, यूरोप की कई कंट्रीज को दिखा कि कैसे हूतियों ने ताबड़तोड़ अटैक करके उनके पूरे शिप्स को या फिर पूरी लाइन को चोक कर दिया। और अभी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है हूती, और यही वजह है कि हूतियों पर अटैक किए जा रहे हैं। और अभी जब इजराइल जंग में कूदेगा लेबनान के साथ, तब भी यही सबसे बड़ा खतरा इजराइल को भी सता रहा था कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल से नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर अटैक किया गया, खासतौर पर हाइफा की तरफ अटैक किया गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है, जिसके लिए अमेरिका सपोर्ट के लिए उतर रहा है।
बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग, जी हां, मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजरायल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। हाफिज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा थर्ड टेंपल के बाद और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजरायल के खिलाफ भड़क जाएगा? ये जो मांग उठ रही है वहां पर। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है वैसे तो मुझे लगता है कि अभी में ऐसी कोई बात नहीं होनी होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ बात आती है तो यकीनन जो भी एक इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक तरह की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो आपने टाइटल दिया है यहूदी वर्ल्ड इस्लाम का जो एक मामला, वो मुझे अभी ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़े। नहीं रमेश सर, ये सीरियस इसलिए भी क्योंकि संसद में बकायदा ये मांग उठी है। हाँ, मांग बिल्कुल उठी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्री मैच्योर स्टेज पे एक इनिशियल चीज है जिसमें आप देखें कि पूरी दुनिया में कोई अभी सेंसिबल कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि फुल फ्लेज कोई वॉर हो। अभी जैसे और साहब ने भी कहा कि वार्निंग तक ही रहे, वॉर नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि थर्ड ऐसी कोई सिचुएशन बनने वाली है। रीजनल कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और उसके बाद में इतनी ताकतवर कंट्रीज हैं जो वॉर्स नहीं चाहते। इवन मिडिल ईस्ट में कोई भी वॉर नहीं चाहता। कॉन्फ्लिक्ट की एक और जो चिंगारी है, इसलिए इन चीजों बिल्कुल हाफिज सर, जो कॉन्फ्लिक्ट की एक और चिंगारी है वो दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रही है, जहां पर आईडीएफ की, इजरायल डिफेंस फोर्स की एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। सोमोर इलाके में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुआ है। धमाकों में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस तबाह हो गया। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर अली अल दीन। उत्तरी इजरायल में हमलों के लिए था ये जिम्मेदार। तो हिजबुल्लाह कमांडर अली अल दीन ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी आईडीएफ के लिए, जहां पर उत्तरी इजरायल में हमलों के लिए इसे जिम्मेदार बताया गया। इसी पर ही टारगेट किया गया था। दक्षिणी लेबनान में, साउथ लेबनान में इसे टारगेट किया गया, एयर स्ट्राइक की गई इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। सोमोर में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया और इसे ढेर कर दिया गया।
जी हाँ, तो हिजबुल्लाह की शस्त्र शक्ति जरा उस पर भी नजर डालते हैं, क्या क्या बड़ी ताकतें हैं। देखिए फज्र 3 की बात करें, 40 किलोमीटर की रेंज है, वॉरहेड 45 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी कर सकता है और 10,000 के करीब इसकी संख्या है। तो फज्र 3 की ये ताकत है जो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि रॉकेट हमले बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और फज्र 5 रेंज 75 किलोमीटर, वॉरहेड 90 किलोग्राम क्षमता है इसकी ले जाने की वॉरहेड और इसकी भी संख्या 10,000 प्लस है, यानी 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें, फज्र 5 मिसाइलें भी 10,000 से ज्यादा हैं। और राड 3 इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, वॉरहेड 50 किलोग्राम ये ले जा सकता है और इसकी संख्या पता नहीं है कि कितने नंबर्स में ये मिसाइल इनके पास हैं। खैबर 1 जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर और 150 किलोग्राम ये वॉरहेड ले जा सकता है। 10,000 से ज्यादा ये मिसाइलें इस वक्त हिजबुल्लाह के पास हैं। और ज़लज़ल 1 जो है वो देखिए उसकी ताकत क्या है, 160 किलोमीटर इसकी रेंज है, वॉरहेड 600 किलोग्राम ले जा सकता है, यानी कि भारी मात्रा में यह विस्फोटक ले जा सकता है। 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं हिजबुल्लाह के पास इस वक्त। और ज़लज़ल 2 जो है वो उसकी रेंज देखिए 160 किलोमीटर इसकी रेंज, वॉरहेड 600 किलोग्राम ये ले जा सकता है। इसकी भी संख्या 10,000 से ज्यादा है, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास है। फतेह 110 फतेह 110 रेंज देखिए, ये लंबे रेंज की मिसाइल है, 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, वॉरहेड 500 किलोग्राम इसमें विस्फोटक जा सकते हैं। ये भी 10,000 से ज्यादा की संख्या में इनके पास मौजूद है। मारक क्षमता इसकी आप देख सकते हैं। स्कड की बात करें जो कि सबसे खतरनाक 700 किलोमीटर की रेंज है, 800 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। संख्या कितनी है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये मिसाइल भी इनके पास है। और आपको बता दें कि वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हमास के बाद इजराइल की सीधी भिड़ंत हिजबुल्लाह के साथ हुई तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इसकी वजह है कि हिजबुल्लाह की ताकत, वो अब हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो क्या है। हिजबुल्लाह की जो पावर फोर्स है यानी लड़ाकू जवान वो 50,000 हैं हिजबुल्लाह के। इसके अलावा रिजर्व लड़ाके हिजबुल्लाह के पास 25,000 बताए जाते हैं। गाइडेड मिसाइलें 400 बताई जाती हैं। करुणा तो बिल्कुल हिजबुल्लाह की ताकत आपको बता रहे हैं, अनगाइडेड मिसाइल है 1,20,000, ये हिजबुल्लाह की ताकत है और इसी के दम पर नसरल्लाह लगातार धमकियां दे रहा है। रॉकेट और ड्रोन 2 लाख है हिजबुल्लाह के पास, जिसके जरिए लगातार आईडीएफ के ठिकानों पर हमले को भी अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है ये आप जरा देखिए टीवी स्क्रीन पर। इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मारा गया। अभी तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके ढेर किए गए। बीते कई महीनों में लगातार जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह पर यह दावा, हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मारा गया है। अभी तक हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 354 लड़ाके हिजबुल्लाह के ढेर किए गए। तो देखिए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अब तक 254 ये आंकड़े हैं। देखिए कितने मारे गए, अब तक कितने कैजुअलिटी हुई है। इसमें जरा तारीख के हिसाब से अगर देखें तो 28 जून को 5 कमांडर मारे गए। ये तारीख 28 जून की है जब 5 कमांडर मारे गए और 14 जून को 14 कमांडर ढेर कर दिए गए। तो देखिए अभी तक 354 जो लड़ाके उनके मारने का दावा किया जा रहा है। 12 जून को 7 कमांडर्स को ढेर किया गया आईडीएफ की तरफ से। 27 मई को 5 कमांडर ढेर किए गए। बिल्कुल, तो देखिए ये जो संख्या है ये अपने आप में छोटी संख्या नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आईडीएफ की तरफ से क्या ये योजना बनाई जा रही है कि युद्ध से पहले ही लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। त्रिपाठी सर, ये सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, यहां तक कि ईरान की भी अगर बात कर लें, ईरान के भी सैन्य कमांडर्स मारे गए किसी न किसी वजह से। क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा आपको नजर आता है? रवि बिल्कुल सही कहा। पहले तो जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल सही हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा कि हिजबुल्लाह के पास T-72 टैंक्स भी हैं, उनके पास ग्रैड BM रॉकेट्स भी हैं, उनके पास BMP और APCs भी हैं, मतलब वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर इनके लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर्स और कमांडर्स, मेन कमांडर्स हैं, उनको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो अपने आप उनकी आधी क्षमता लगभग ख़त्म हो जाएगी। लड़ने की शक्ति या मोराल जो है काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो इजराइल शुरू से ये टारगेट कर रहा है और अभी जब वो आपने आंकड़े दिए हैं ये और उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और अगर इस पर चलते रहे तो ज़रूर हिजबुल्लाह की ताकत
कम करने में उनको फ़ायदा मिलेगा और हिजबुल्लाह उतनी जल्दी एक कमांडर्स नहीं बना पाएगा। ट्रुप्स तो ले सकता है, रिजर्व्स को ले सकता है, बट कमांडर्स बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। तो ये उसकी चाल जरूर है जो इजराइल चाहता है और उसमें उसको सक्सेस भी मिल रहा है। ठीक है सर, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये नेतन्याहू को जान से मारने की साजिश रची गई है। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर के बाहर बम मिला है। नेतन्याहू के घर पर फेंका गया ग्रेनेड। इजरायली शहर कैसरिया में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये छानबीन में पता लगा यरूशलेम में भी नेतन्याहू के घर के बाहर विस्फोटक मिला। तो नेतन्याहू को आखिर कौन मारना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। नेतन्याहू के 2 घरों के बाहर एक साथ विस्फोटक का मिलना क्या बतला रहा है? दरअसल कैसरिया में नेतन्याहू के घर के बाहर बम मिला है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनके घर पर फेंका गया ग्रेनेड। भारी हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर ये विस्फोटक भरा बैग मिला है और ये स्थितियां भी अपने आप में अलग है। बम मिलने के बाद एक्शन में शिन बेट और इजरायली पुलिस नजर आ रही है। और इसके बारे में और डिटेल्स क्या मिली है, सुमित हमें बता रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल्स मिली है नेतन्याहू के घर के बाहर ये जो विस्फोटक मिला है उस पर क्या सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं? देखिए नितिन, नेतन्याहू की पॉलिसीज को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, खासतौर पे पहले राफा के ऊपर अटैक करना, फिर आप कह सकते हैं कि लेबनान पर, इसको लेकर नाराजगी उनके देश में भी है। लगातार उनकी पॉलिसीज को उनकी वॉर कैबिनेट में भी कंडेम किया जाता है, उसको उसकी मुखालफत की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, वो उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और अभी कहा जा रहा है कि कल ऐसा एक प्रदर्शन किया गया जहां पर उनके घर के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके घर के पास कई विस्फोटक पाए गए। हालांकि इसको लेकर जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कह रही है कि वहां पर किसी की शरारत है, लेकिन ये जरूर है कि अगर वहां के प्रधानमंत्री के निवास पर, उनके घर के आसपास इस तरीके के आप कह सकते हैं कि विस्फोटक मिलते हैं तो एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, एक बड़ा ब्रीच भी है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी तो कम से कम सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चाक चौबंद रहती है। बिल्कुल, नेतन्याहू सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है तुर्की। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तुर्की तैयार। तुर्की के विदेश मंत्री जंगी तैयारी को लेकर दावा कर रहे हैं, दुश्मनों को विध्वंसक जवाब देने के लिए तुर्की तैयार। नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है तुर्की, तो तुर्की की तरफ से जवाब देने का ऐलान। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्री का जंगी तैयारियों को लेकर यह ऐलान है, दुश्मनों को विध्वंसक जवाब देने के लिए तुर्की तैयार। तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तुर्की तैयार हो गया है। नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है। खबर क्या है? विश्व युद्ध के खतरे से निपटने के लिए तुर्की ये तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तुर्की के रक्षा सोर्सेस ने माना है किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। नाटो देशों में जंग के लिए सबसे तैयार देशों में से एक है तुर्की। तुर्की की सेना अपने दुश्मन को विध्वंसक जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए, हमारे साथ राजीव नैन सर भी है। राजीव नैन सर, आप देखिए, यहां पर हम 3 फ्रंट्स की बात करें। मिडिल ईस्ट का फ्रंट जो कि और सुलग रहा है, कोरियाई प्रायद्वीप की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, क्या ये तैयारी तुर्की की बतला रही है कि अभी तक मात्र जो कल्पना थी, हम डिस्कस करते थे स्टूडियो में, अब वो सच होने वाला है क्या? देखिए, मैं तो नहीं मानूंगा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, लेकिन और तुर्की बहुत ही अपना गेम खेलते रहता है। कभी नाटो के साथ है निश्चित ही, लेकिन उसकी अपनी एक इस्लामिक आइडेंटिटी को भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और उसका भी वो बतौर इस्तेमाल करते रहता है। तो तुर्की एक बड़ा ही जटिल देश है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देश है। वो बयानबाजी करता है, इसमें हम उससे ज़्यादा। अच्छा राजीव सर, कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि तुर्की का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और किसके खिलाफ वो जंगी तैयारी कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन के मामले में वो रूस के साथ है, मेंबर नेटो का है, यहां पर वो किसके खिलाफ तैयारी कर रहा है ये पता नहीं चल रहा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। और देखिए, आज के दिन में एक बहुत बड़ी ड्रोन शक्ति के रूप में उभर कर आया है और उससे वह व्यापार करता है और उस व्यापार में इजराइल को भी वो सप्लाई करेगा। और देखिए, इजराइल के साथ भी उसके बड़े ही मधुर संबंध हो जाते हैं क्योंकि नाटो का एक सदस्य होने के चलते। साथ ही साथ वह अंदर जब आक्रमण हुआ था अक्टूबर 7 में, तो अपने आप को बहुत बड़ा मीडिएटर के रूप में भी उसने प्रस्तुत किया था और लोगों को बड़ा भरोसा था कि वह कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसने किया नहीं। तो देखिए, इस जटिलता में नहीं लगता है कि तुर्की के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन समस्या गंभीर है। अभी आपने बात बहुत सारी की है, एक बात जो अभी खुलकर नहीं हुई है, आपने मिसाइलों की बात की, नई मिसाइलों की बात की, ड्रोन्स की बात की, हुथीज़ की बात की, प्रॉक्सी वॉर्स की बात की,
लेकिन एक उभरा हुआ इस्लामिक प्रोलिफरेशन नेटवर्क है जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स से भी उसमें भी शामिल है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब मैं टेररिस्ट ग्रुप्स को नहीं मान रहा हूँ। साइंटिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस्लाम से प्रेरित है और वह अभी जो आप देख रहे हैं गठजोड़ के बारे में कोई बातचीत हो नहीं रही है और ये गठजोड़ जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सर एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। समंदर में किस तरह से वॉर लड़ने की तैयारी हो रही है, ये इसकी तस्वीरें आई है। रिम ऑफ द पैसिफिक में 29 देश शामिल हैं। अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा मेजबानी कर रहा है। होस्ट है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से जंग पर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए, समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी की तस्वीरें सामने आई हैं। एशिया पैसिफिक में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जंग की तैयारी अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा कर रहा है। रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग की तैयारी पर फोकस। रिम ऑफ द पैसिफिक ड्रिल में 29 देशों की सेना एक साथ लेगी हिस्सा। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, इजराइल और 7 यूरोपीय देश भी इसमें शामिल होंगे। ड्रिल में 150 एयरक्राफ्ट, 40 शिप, 3 सबमरीन और 25,000 सैनिक शामिल होंगे। राजेश सर, सवाल यही है कि क्या प्रशांत को शांत नहीं होने देगा अमेरिका? देखिए, प्रशांत सागर में जो तैयारियां कई सालों से यूएस कर रहा है और उसी के तहत ही ये एक्सरसाइज है, क्योंकि आप देखें कि उनको भी जो थ्रेट्स हैं वो भी लगातार मिलती जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चाइना का जो आक्रामक रवैया है फिलीपींस के अगेंस्ट, और जो भी उन्होंने ताइवान के बारे में बोला हुआ है, तो और अभी एक ट्रैक 2 मीटिंग हुई थी अमेरिका और चीन के बीच में, जिसमें अमेरिका ने ये शंका जताई थी कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए ताइवान के ऊपर। तो चाइना ने उनको कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, हम ताइवान को कन्वेंशनल वॉर से ही कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सब इतना आक्रामक रवैया और जिस तरह से एक्सरसाइजेज हो रही थी ताइवान के इर्द गिर्द उनको ब्लॉकेड करने की, और जो रवैया उन्होंने अब वियतनाम के साथ भी लेना शुरू कर दिया है, तो नेचुरली तनाव वहाँ पे बरकरार है। और इसी तनाव को देखते हुए जो भी अलायंस अमेरिका लेना चाहता है, और उन्होंने अब यूरोपियन देशों को भी साथ में बांध लिया है इस प्रशांत महासागर में, और नेटो की भी एक टुकड़ी वहां पे आएगी। तो मेरे हिसाब से तनाव वहां पे प्रशांत महासागर में बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और तनाव की स्थिति यह है कि मुल्क तो अपने समीकरण दिखाई रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर भी लड़ाई तेज होती जा रही है और ये जो आहट है वो कभी भी युद्ध में बदल सकती है। इजराइल लेबनान में जबरदस्त भिड़ंत हो सकती है ग्राउंड जीरो पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस वॉर कॉन्क्लेव के जरिए जुड़ने के लिए और साथ में अपनी राय बताने के लिए कि इस वक्त युद्ध के हालात क्या है।